लेकर न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चीन को दुनिया की फैक्ट्री माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया चीन में बने सामान से पटी पड़ी है। 2 दशक से ज्यादा वक्त तक दुनिया भर की कंपनियों ने चीन में सस्ते में सामान बनाया और इसे पूरी दुनिया में बेचा। इसके दम पर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन हाल के दिनों में चीन से एक के बाद एक कई डरावनी खबरें सामने आई। देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है, एक्सपोर्ट गिर गया है, मैन्युफैक्चरिंग का दम निकल गया है, कीमतों में गिरावट आई है और दुनिया भर की कंपनियों ने चीन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसे में सवाल उठता है कि चीन की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा क्या हो रहा है? आखिर कैसे दुनिया का इंजन आज पटरी से उतर रहा है? इस खास कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको यही बताएंगे। करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त तक चीन ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन रहा और इस दौरान दुनिया भर की कंपनियों ने चीन में भारी निवेश किया और चीन ने भी दोनों हाथों से खूब प्रॉफिट कमाया। लेकिन हाल में चीन की इकोनॉमी के बारे में जिस तरह की खबरें आई और उससे लग रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी का इंजन अब थक चुका है। विदेशी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस समेटकर भाग रही हैं। निवेशक इससे घबराए हुए हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? कैसे जो चीन दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, आज उस चीन का हाल बेहाल है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक वक्त था जब चीन को दुनिया का ग्लोबल इंजन माना जाता था। एक वक्त था जब दुनिया भर में चीन की अर्थव्यवस्था की मिसाल दी जाती रही थी। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अब चीन कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक के बाद एक चीन की अर्थव्यवस्था के लक्षण बदलते जा रहे हैं। हर कुछ दिनों में एक नई रिपोर्ट बता रही है उतनी मजबूत और स्थिर नहीं रही जितनी दुनिया समझ रही थी। चीन की जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। लोग नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। युवाओं के बीच बेरोजगारी इतनी है कि वहां की सरकार ने अब डेटा दिखाना ही बंद कर दिया है। चीन में बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है। विदेशी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस समेटकर भाग रही हैं। चीन में आर्थिक हालात में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक इससे घबराए हुए हैं। विदेशी निवेशक तेजी से चीन से अपना पैसा निकाल रहे हैं। कई कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त भयंकर संकट से जूझ रहा है। कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। ना ही चीन के बायर्स के पास EMI चुकाने के पैसे हैं, ना ही वहां की रियल एस्टेट कंपनियां इस स्थिति में हैं कि लंबे वक्त तक सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। इस वक्त चीन के हालात बेहद बुरे हैं। दुनिया की फैक्ट्री मानी जाने वाली चीन में बेरोजगारी 42% तक हो चुकी है। प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ में पिछले साल 26.8% तक कमी आई। चीन की कई रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। रियल एस्टेट कंपनियों को कमाई नहीं हो रही तो कंपनियां कर्जदारों को पैसा लौटा नहीं पा रही हैं और दिवालिया होती जा रही हैं। जुलाई 2023 में चीन के एक्सपोर्ट में 14.5% की गिरावट आई, जबकि आयात में ये गिरावट 12.4% की रही। ये आंकड़ा फरवरी 2020 के बाद से सबसे खराब माना जा रहा है। चीन की लगातार बिगड़ती हालत के चलते विदेशी निवेशक चीन में अपना निवेश घटा रहे हैं। गिरते बाजार और निवेशकों की नाराजगी के चलते साल 2021 से चीन के शेयर बाजार को $4 ट्रिलियन से ज्यादा का झटका लग चुका है। हालात ये हैं कि बीते साल चीन का शेयर बाजार
दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बाजार बन गया। चीन का ये हाल तब है जब चीन लंबे वक्त से ग्लोबल ग्रोथ का इंजन रहा है। चीन दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब चीन का हाल बेहाल है। आखिर ये सब कैसे हुआ? चीन में अर्थव्यवस्था के इस कगार पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है डिमांड में कमी। चीन कोरोना की मार से ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि बंद होती कंपनियों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों की खर्च करने की क्षमता गिरती चली गई। चीन के लोग सामान पर पैसे कम खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग में तेजी से कमी आई है, जिसके चलते चीन पर डिफ्लेशन का खतरा बढ़ता चला गया। चीन में सामानों की सप्लाई तो जारी रही, लेकिन मांग घटती गई। सप्लाई चेन में अंतर से चीन में डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई। इससे बिजनेस और कंपनियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा। नतीजा ये हुआ, बड़ी संख्या में कारोबार बंद हुए, लोगों की नौकरियां गईं। चीन में आर्थिक तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई। यही वजह है कि चीन मंदी की मार से इस वक्त जूझ रहा है। यही नहीं, एक और समस्या से चीन इस वक्त जूझ रहा है। दरअसल बूढ़ा होता वर्कफोर्स और लगातार रिटायर हो रहे लोगों का बोझ चीन की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार को उन्हें पेंशन देनी पड़ रही है। बूढ़े होते वर्कफोर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट चीन पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में चीन ने नया वर्कफोर्स तैयार नहीं किया तो काफी मुश्किल हो सकती है। देश की इकोनॉमी को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि चीन की सरकार महिलाओं को शादी करने को कह रही है। महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए बोल रही है। महिलाओं को तमाम तरह के लालच दिए जा रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रा बोनस, टैक्स सेविंग, पेड लीव और बच्चों की परवरिश में होने वाले खर्च में सब्सिडी का ऐलान भी किया जा रहा है। चीन की बूढ़ी होती जनसंख्या की वजह से देश पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। नौजवानों की कमी की वजह से वहां काम करने वालों की काफी कमी हो गई है। कारखानों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की तमाम कंपनियों ने चीन से अपने प्रोडक्शन को कम कर दूसरे देशों की ओर मूव करना शुरू कर दिया है, जिसका फायदा हिंदुस्तान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान का माहौल देखकर कई कंपनियां यहां आने के बारे में सोच रही हैं, तो कई कंपनियां चीन छोड़कर हिंदुस्तान में आ भी चुकी हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने उभरते बाजार के तौर पर चीन को काफी पीछे छोड़ दिया है और चीन हिंदुस्तान से बौखलाया हुआ है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। कुछ वक्त पहले तक चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था। अब हिंदुस्तान धीरे धीरे उसकी जगह पर कब्जा कर रहा है। ऐसे वक्त में चीन में कोई और नेता होता तो वो अर्थव्यवस्था पर ध्यान देता, लेकिन जिनपिंग अपने लोगों को कंट्रोल करने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि चीन के लोग और नेता विरोध प्रदर्शन ना करें। कोविड-19 के दौरान भी ऐसा ही देखा गया था। अब एक बार फिर से यही हो रहा है। जिनपिंग आखिर अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, अब वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया को धौंस दिखाने वाले चीन की हालत बेहद खराब हो रही है। चीन में सबसे बुरे दौर से लोग गुजर रहे हैं। चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। शी जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा हालात सुधारने के लिए क्या करें। चीन अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन इस बीच चीन से आई एक खबर सभी को हैरान कर रही है। चीन की प्राइवेट कंपनियां तेजी से अपनी खुद की आर्मी बना रही हैं। इसके लिए जवानों की भर्ती भी शुरू हो गई है।
अब सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर क्यों लग रहा है? क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत होने वाली है? बीजिंग से आई एक खबर के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। 16 कंपनियों ने पिछले 1 साल में अपनी प्राइवेट सेना तैयार की है। फौज बनाने वालों में चीन की एक बड़ी डेयरी कंपनी भी शामिल है। इस सेना को पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट्स का नाम दिया गया है, जो चीन की सेना के आदेश पर उनके लिए रिजर्व फौज की तरह काम करेगी। इन सैनिकों को बगावत को कुचलने से लेकर प्राकृतिक आपदा और युद्ध तक के कामों में लगाया जा सकता है। इस फौज में कितने सैनिक हैं, उसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। इसमें 18 से 25 साल के पुरुष और महिलाएं शामिल हो सकते हैं, यानी इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। चीन की सेना में पहले ही करीब 28 लाख सैनिक हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसके पास लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस बजट है। तो फिर ये बैकअप सेना क्यों तैयार हो रही है? दावा है कि ये सेना बाहरी खतरे के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर इस्तेमाल होगी। शी जिनपिंग को ये आइडिया चीन के ही कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग से मिला था, जिन्हें चीन का फाउंडिंग फादर माना जाता है। माओ त्से ने 1970 के दशक तक प्राइवेट आर्मी पर जोर दिया था। चीन में गृह युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेताओं के साथ प्राइवेट सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। बाद में यही प्राइवेट आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आंख और कान बन गए। वो जनता पर नजर रखती थी और बगावत की आशंका होते ही उसे कुचल देती थी। लगता है कि शी जिनपिंग भी माओ के रास्ते पर चलना चाहते हैं, इसलिए चीन में करीब 50 साल के बाद प्राइवेट आर्मी की वापसी हो गई है। जिनपिंग को अपनी सेना के अलावा प्राइवेट आर्मी क्यों चाहिए? इसका जवाब चीन के आर्थिक हालात में मौजूद है। अब हम आपको वो आंकड़ा दिखाना चाहते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि चीन प्राइवेट आर्मी क्यों बना रहा है। 1990 के दशक में औसतन 9% की रफ्तार से बढ़ने वाली चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.2% तक पहुंच गई है। पिछले 35 सालों में चीन अपनी सबसे खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और भविष्य में हालात और बुरे होंगे। 2024 में चाइनीज इकोनॉमी की रफ्तार 4.6% और 2028 तक 3.5% तक पहुंचने की आशंका है। चीन का स्टॉक मार्केट साल 2023 में 10% से ज्यादा गिरा। चीन की आर्थिक मंदी और बढ़ते सामाजिक असंतोष और भू राजनीतिक तनाव को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चिंताओं को बढ़ा दिया है। कॉरपोरेट सैनिकों का फिर से आना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण को मजबूत करने और कोविड-19 महामारी, आर्थिक मंदी से बढ़ी सामाजिक अशांति को दूर करने की कोशिश मानी जा रही है। चीन में इन दिनों अशांति का माहौल है। आर्थिक अनिश्चितता की वजह से वहां के मजदूर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोगों का ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। चीन लेबर बुलेटिन के मुताबिक 2023 में श्रमिक हड़तालें दुगनी से ज्यादा हो गई हैं। चीन में पिछले साल 1794 से ज्यादा मौकों पर मजदूरों ने हड़ताल की, जबकि 2022 में यह आंकड़ा सिर्फ 800 था। शी जिनपिंग चाहते हैं कि अगर कंपनियों से विद्रोह की शुरुआत हो तो उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाए। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने एक बार चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तब चीन की सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी। हालांकि अगली बार ऐसा नहीं होगा। चीन में बगावत का खतरा बढ़ने की एक वजह हिंदुस्तान भी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपनी कई फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में शुरू की हैं। 2021 और 2022 के दौरान हिंदुस्तान में विदेश निवेश $65 बिलियन तक बढ़ गया।
2023 में चीन में विदेशी निवेश घटकर $20 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि 2018 में ये $120 बिलियन था। टेक्नोलॉजी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हिंदुस्तान आ रही हैं। चीन पहले दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, अब हिंदुस्तान धीरे धीरे उसकी जगह पर कब्जा कर रहा है। चीन में कोई और नेता होता तो वो अर्थव्यवस्था पर ध्यान देता, लेकिन जिनपिंग अपने लोगों को कंट्रोल करने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि चीन के लोग और नेता विरोध प्रदर्शन ना करें। इस वक्त चीन में प्राइवेट आर्मी तैयार करना ही जिनपिंग का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। अर्थव्यवस्था की हालत भले ही खराब हो, लेकिन जनता को कंट्रोल करने में फंडिंग की कोई कमी नहीं है। शी जिनपिंग को चीन में कॉर्पोरेट सेक्टर पर फुल कंट्रोल चाहिए। तानाशाह की तरह कब्जा करने की कोशिश में जिनपिंग ने अपनी कंपनियों को बर्बाद कर दिया है। जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले चीन के अलीबाबा ग्रुप को अब तक $850 बिलियन का नुकसान हो चुका है। 2020 में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने चीन के फाइनेंशियल सेक्टर की आलोचना की। इसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऐसा करके जिनपिंग अपनी कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि इस समय निवेशक चीन से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं और प्राइवेट फौज बनाने की कोशिशों ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। चीन में आर्थिक संकट पूरी दुनिया के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। दुनिया के बाकी देशों पर भी इसके असर की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर होगा जो चीन में व्यापार करती हैं। चीन दुनिया की जीडीपी में अकेले 40% का योगदान करता है और ऐसे में सवाल उठता है कि चीन की खराब होती हालत से हमें परेशान होने की जरूरत है। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा या फिर इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये वो तस्वीर है जो चीन दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है। फिलहाल चीन में विनाश, बर्बादी, मुफलिसी और मुसीबतों का राज है। कुछ साल पहले तक जो चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद वर्ल्ड पावर बनने की फिराक में था, पड़ोसियों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था, ताइवान को आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब बाजी पलट गई है। आज चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन की जीडीपी सुस्त पड़ी है, रियल एस्टेट ध्वस्त होते जा रहे हैं, कंपनियों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। चीन की खराब होती हालत से क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? तो इसका जवाब आपको इन आंकड़ों से मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक चीन के जीडीपी का 1% नीचे जाने का मतलब है ग्लोबल जीडीपी में 0.3% की गिरावट। इसलिए ये साफ है कि चीन की इकोनॉमी कमजोर हुई तो इसका असर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ साथ भारत जैसे देशों पर भी आएगा। इसके अलावा कई और वजहें हैं जिसकी वजह से चीन की सुस्त होती अर्थव्यवस्था का असर दुनिया पर पड़ने वाला है। पिछले 10 साल में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में बहुत बड़ा निवेश किया है। ये निवेश $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। इसके तहत 150 से ज्यादा देशों को सड़क, समुद्री बंदरगाह और पुल बनाने के लिए चीन ने पैसा और तकनीकी मदद मुहैया कराई है। अगर चीन के घर में आर्थिक समस्या बनी रही तो ये परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि हिंदुस्तान चीन की इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान BRI का जवाब
IMEC से देने की तैयारी में है। हिंदुस्तान, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC की प्लानिंग 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में शुरू कर चुका था। ये हिंदुस्तान को यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजारों से जोड़ेगा। IMEC में फिलहाल 13 देश शामिल हैं और लगातार चीन के बिगड़ते हालात को देखते हुए कई देश BRI से अपना करार तोड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के IMEC से जुड़ रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।